Hello everyone, this is me Ishita and you all are watching Ignu Pathshala. So I'm back after so long because मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. Today we will discuss December 2024 question paper of PEG 142 Understanding Drama. So इसमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब मैंने एनालाइज किया तो आपको इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की नीड नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा जो सेक्शन बी और सी है वो बहुत ही ज्यादा लर्निंग वाला है कि आपको याद करना पड़ेगा. उतना ज्यादा समझने की चीजें नहीं है, तो लर्निंग ज्यादा है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पास्ट 3 ईयर क्वेश्चन जो है जरूर लगा कर जाएं. पास्ट 3 ईयर क्वेश्चन इन द सेंस कि जून दिसंबर दोनों के एग्जाम टोटल कितने क्वेश्चन पेपर हो गए? 6 क्वेश्चन पेपर. 6 क्वेश्चन पेपर इनफ है कि आप अबव एवरेज स्कोर कर पाओ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर. स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. फर्स्ट है हमारा रियलिस्टिक ड्रामा. सो रियलिस्टिक नाम से ही आपको पहचान जाना है, रियल लाइफ चीजें हमें इस ड्रामा के अंदर देखने के लिए मिलेंगी. तो रियलिस्टिक ड्रामा एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है जो लाइफ को प्रेजेंट करता है एज एक्चुअल, यानी विदाउट एनी नेगेटिव पॉइंट, विदाउट एनी फेकनेस. नेगेटिव पॉइंट नहीं, विदाउट एनी फेकनेस या कोई भी उस पे हम ये कह सकते हैं लेयर ना हो. रियलिटी बिल्कुल एकदम रियल लाइफ दिखा रहा है. तो रियल लाइफ के अंदर हम किसकी लाइफ देख रहे हैं? इसके अंदर ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन जनता है, जो एवरीडे सिचुएशन है सोसाइटी के अंदर, सोशल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर, वो सारी चीजें हम रियलिस्टिक ड्रामा के अंदर देखते हैं, जिससे जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा करेक्ट फील कर पाती है. अब ये जो रियलिस्टिक ड्रामा का एक तरीके से मूवमेंट है या इम्पोर्टेंस है, कब से स्टार्ट हुई? 19वीं सेंचुरी के टाइम पे. कौन कौन से प्ले राइट्स थे जिनकी वजह से रियलिस्टिक ड्रामा उभर के आए? हेनरिक इब्सन, एंटन चेखोव, जॉर्ज बेरनेट शॉ. तो इनके प्ले राइट्स थे जिसकी वजह से रियलिस्टिक ड्रामा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले गए एंड फेमस होते चले गए एक तरीके से. सो किस टाइप के इश्यूज से ये ड्रामा डील करते थे? फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स जो डेली लाइफ में लोगों के हो रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, मोरालिटी एंड सोशल जस्टिस. Realistic drama uses believable dialogue, realistic setting and psychological convincing character. यानी कि realistic drama के फीचर्स होते थे इस टाइप की डायलॉग जिससे कॉमन जो पीपल हैं वो कनेक्ट कर पाए. जो सीन्स हैं, जो ड्रामा के अंदर जो सीन्स है, उनको रियलिस्टिक सेटिंग दी जाती थी. ऐसा टच दिया जाता था कि बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ हमारी कॉमन लाइफ ही वो स्क्रीन नहीं कहेंगे, ड्रामा के अंदर चल रही है. अब जो मेन एम होता था वो खाली ये नहीं होता था कि एंटरटेनमेंट, बल्कि जो सोसाइटी के अंदर जो रियलिटी है उस सोसाइटी की रियलिटी को दिखाना, जिससे ऑडियंस की जो समझ है, ठीक है, ऑडियंस क्या हो पाए? अवेयर हो पाए जो भी वो पर्टिकुलर इशू ड्रामा के अंदर दिखाना चाह रहे, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, पॉवर्टी हो, इस टाइप से. सेकेंड है कैरेक्टर. तो ड्रामा के अंदर, किसी भी ड्रामा के अंदर कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. चाहे हम स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है, जब हम बुक भी रीड करते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वही हमारी थिंकिंग शेप करते हैं टुवर्ड्स एनी ड्रामा, बुक, स्टोरी बुक्स. सो कैरेक्टर एक पर्सन होता है जो रिप्रेजेंट करता है इन अ प्ले थ्रू स्पीच, एक्शन, बिहेवियर. तो कैरेक्टर क्या कैसे रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्ले में या ड्रामा में? अपनी डायलॉग्स के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू. ओके. एंड कैरेक्टर्स कैरी फॉरवर्ड द प्लॉट एंड रिवील द सेंट्रल थीम ऑफ द ड्रामा. और कैरेक्टर्स ही क्या करते हैं? पूरी जो हमारा एक्ट है उसको धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं और जो सेंट्रल थीम है ड्रामा की उसको एक फुल्ली इजीली सर्व करते हैं टू द ऑडियंस. अब एरिस्टोटल के अनुसार कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर फॉर्म होता है मॉरल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटी से किसी भी एक पर्सन की, ठीक है. मेन कैरेक्टर क्या होते हैं? प्रोटेगोनिस्ट. यानी कि अगर स्टोरी के अंदर मेन जो कैरेक्टर है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटेगोनिस्ट. मान लो अगर कोई किंग के ऊपर स्टोरी है पूरी, तो किंग क्या हुआ? प्रोटेगोनिस्ट हुआ, जिसके बारे में सारी स्टोरी है. ओके. अपोजिंग फेस, कोई इविल है जो किंग से लड़ रहा है, उसको हम कहेंगे एंटागोनिस्ट. सॉरी. एम फोस्टर क्लासिफाई कैरेक्टर्स इनटू फ्लैट कैरेक्टर्स. फ्लैट कैरेक्टर्स भी बताए हैं, राउंड कैरेक्टर्स भी बताए हैं. फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं वो आप बुल्ट अराउंड अ सिंगल आइडिया, जिनके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर होता है. मान लो फ्लैट कैरेक्टर के अपने आप को अगर मैं ज्यूम करूं कि मैं बहुत ज्यादा काइंड हूँ, ठीक है, तो मैं क्या होगी? फ्लैट कैरेक्टर होगी ड्रामा के अंदर, जो थ्रू आउट द ड्रामा आपको पर्सन के अंदर एक ही क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी, काइंडनेस. ठीक है. मान लो कोई चालाक है, ड्रामा के अंदर किसी का रोल है चालूपंथी वाला, तो वो क्या हो गया? फ्लैट कैरेक्टर हो गया. थ्रू आउट दी ड्रामा आप ब्रिंगिंग टू इट यही देखोगे कि वो क्लेवर, जो चालूपंथी है वही कर रहा है. ओके.
राउंड कैरेक्टर क्या हो गए, हु पोजेस कम्प्लेक्सिटी एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ, यानी कि राउंड कैरेक्टर वो हो गए जो डीप इमोशन शो करते हैं कैरेक्टर के अंदर। एक ड्रामा या प्ले या हम ये कह रहे स्टोरी तभी अच्छी बनती है या तभी उसका उस पर अच्छा रिस्पॉन्ड आता है जब हमारे कैरेक्टर्स काफी अच्छे हों। ओके, थर्ड इज हिस्ट्री प्ले। हिस्ट्री प्ले में हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स और पर्सनालिटीज की। अब हिस्ट्री प्ले होते हैं किसी बीते हुए पास्ट इवेंट के ऊपर उसको दोबारा से रिक्रिएट किया जाए। जैसे हमने देखा है इंडिया में रामायण और महाभारत जो पास्ट इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं हमारे इंडिया के, उनको दोबारा क्या किया जाता है, रिक्रिएट किया जाता है। दशहरा के टाइम पे हम देखते हैं कि कैसे पूरी रामायण होती है। सो इन जो इनकी मेन ड्रामास की जो थीम रहती है वो ज्यादातर किंगशिप, जो महाराजा वगैरह हुए हैं, पॉलिटिक्स, पेट्रियोटिज्म, वॉर, लीडरशिप, नेशनल आइडेंटिटी जो पास्ट में हो चुकी है इस पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट इज विलियम शेक्सपियर, ग्रेटेस्ट राइटर रहे हैं हिस्ट्री प्लेस के, काफी फेमस राइटर है, बस इतना याद करें ना, दैट्स इट। नेक्स्ट, हिस्ट्री प्ले क्या करते हैं, इंस्पायर बाय रियल इवेंट जो रियलिटी में पुराने टाइम में हुए हैं, हिस्ट्री में हुए हैं। इसलिए हमें एक तरीके से क्या होते हैं हिस्ट्री प्ले, विंडो टू दी पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में जान पाते हैं, उस टाइम पे कैसी सोसाइटी थी, ठीक है, कैसे लोग थे। अब इनका पर्पस क्या होता है, पास्ट के बारे में बताना, लोगों को अवेयर करना, एज वेल एज एंटरटेन करना। एक्ट एंड सीन, तो एक्ट क्या होता है, मेजर डिवीजन ऑफ अ प्ले। मान लो एक पूरा प्ले लिखा गया है, उस मेजर डिवीजन को हम क्या कहेंगे, एक्ट। और सीन जो होते हैं फर्दर डिवीजन होते हैं उसी एक्ट के अंदर, छोटे छोटे, जैसे कट बोलता है ना डायरेक्टर कि सीन 1 हुआ, सीन 2 ये है। सीन 1 होगी कि भाई पूरी एकदम ग्रीनरी है, वहां पे स्टार्टिंग हो रही है प्ले की, तो इस टाइप से वो सीन होता है। एक्ट क्या होता है कि पूरा, कि अब वो ग्रीनरी वाला जो सीन है ना, वहां पे क्या क्या डायलॉग बोले जाएंगे, कौन कौन कैरेक्टर होंगे, वो पूरा हो गया एक्ट। ठीक है, फिर दूसरा एक्ट आएगा, मान लो लोकेशन चेंज हुई, उसको हम कहेंगे सेकेंड एक्ट। जैसे देखो मैंने बताया ना, जैसे न्यू कैरेक्टर, न्यू लोकेशन चेंज होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड एक्ट। तो न्यू एक्ट यूजुअली इंडिकेट अ मेजर चेंज इन द स्टोरी। सेक्शन बी के अंदर हम देख रहे हैं कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, जो क्वेश्चन पेपर में आस्क किए जाते थे वो ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको लाइंस जो है देखने के लिए मिलेंगी, कि रेफरेंस का मतलब है कि ये जो पूरा लाइन दी गई है आप अब इसको पूरा एक्सप्लेन करोगे, तो इसमें डीप एनालिसिस होना, डीप नॉलेज होना बुक की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10 मार्क ईच, और इसमें हमें शायद 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हाँ, 4 दिए होंगे, 2 शायद आपको अटेम्प्ट करने होंगे। From now on, I will only bother about myself. I have done my utmost. It's the end now as far as I'm concerned. It is really is the end. तो ये कहीं से लाइन्स उठाई गई किसी के वर्क से, अब आपको उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट बताना है कि पहले ये लाइन्स है कहाँ की, कौन से वर्क की ये लाइन है, फिर ये लाइन्स बोलना क्या चाह रही है, फिर उसका डीप एक्सप्लेनेशन, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये पैसेज क्या हाईलाइट कर रहा है। पैसेज नहीं मतलब एक तरीके से ये लाइन्स, पैसेज नहीं लिखोगे आप यहाँ पे, कि ये लाइन्स क्या हाईलाइट कर रही है, क्या थीम है इन लाइन का, ये 3 पॉइंट आपको बताने ही बताने हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, ये लाइन किसने बोली है, नोरा हेल्मर ने बोली है, इन अ डॉल हाउस। ठीक है, किसमें, अ डॉल हाउस नाम है वर्क का, जहां पे वो रियलाइज करती है कि जो उनका हस्बैंड है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। ठीक है, जो भी वो सेक्रीफाइसेस कर रही हैं, जो भी अपने हस्बैंड की केयर वगैरह कर रही हैं, उनके हस्बैंड को वो सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इवन नोरा ने सीक्रेटली क्या किया था, अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए मनी तक बोरो किया। ठीक है, तो जो एफर्ट्स वो दिखा रही है नोरा, उसको उसका हस्बैंड जो है बिल्कुल एकदम क्या करे, निग्लेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे नोरा क्या दिखा रही है अपने आप को, कि अब जितना मैंने अपने आप को बॉदर कर लिया पुराने टाइम में वो कर लिया, अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। ओके, तो ये कोटेशन क्या दिखा रही है, टर्निंग पॉइंट दिखा रही है प्ले का, कि जहां पे नोरा ने डिसाइड कर लिया है कि भैया वो अपने हस्बैंड के लिए जीना छोड़ेगी, बल्कि अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाएगी। एंड मेन पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे कि आई ओनली बॉदर अबाउट माई सेल्फ डज नॉट एक्सप्रेस सेल्फिशनेस। ठीक है, वो सेल्फिशनेस नहीं दिखा रही है, बल्कि वो ये दिखा रही है कि मैं अब क्या बनना चाहूंगी, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनना चाहूंगी। मैं सिर्फ पहले दूसरों के बारे में सोचती रहती थी, अब मैं खुद के बारे में सोचूंगी। ओके, अब जहां पे वो बोल रही है आई हैव डन माई अटमोस्ट, वहां पे इसका मतलब ये है कि जितना वो कर सकती थी अपनी ड्यूटीज एज अ वाइफ, एज अ मदर, वो परफॉर्म कर चुकी। अब वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करेगी। ठीक है, अपने बारे में सोचेगी, एंड शी रियलाइज कि शी हैज नेवर बीन ट्रीटेड एज एन इक्वल ह्यूमन बीइंग। तो वो ये भी रियलाइज कर रही है कि उसके हस्बैंड जो है उन्होंने कभी उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया ही नहीं। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो अपना घर छोड़ेगी और एजुकेट करेगी अपने आप को।
सिग्निफिकेंस क्या है, ये पैसेज हाईलाइट करता है, सेल्फ रियलाइजेशन हुई है नोरा को, ठीक है। फ्रीडम की कैसे वो फ्रीडम चेज कर रही है, इंडिविजुअलिटी की कैसे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन इंडिविजुअल वुमेन बनना चाहती है, ओके। नेक्स्ट हमारी लाइन है, आई एम 61 years old, when would I have another chance to make something for you? 61 years old, you don't get another chance, do you? तो ये कॉन्टेक्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये लाइंस बोली है जॉ केलर ने। वर्क क्या है, ऑल माय सन्स वर्क का नाम है। अब यहाँ पे जॉय जो है जस्टिफाई कर रहे हैं उनकी बिजनेस डिसीजन बाय क्लेमिंग दैट एवरीथिंग ही डिड वाज फॉर द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पे जॉ क्लेयर बता रहे हैं कि जो भी उन्होंने थ्रू आउट हिज लाइफ किया, ठीक है, जो भी उन्होंने अपने बिजनेस में किया वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने फैमिली के लिए किया, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए किया, स्पेशली अपने बेटे के लिए। अब एक्सप्लेनेशन क्या है इस पूरी लाइन की, तो जॉ केलर बिलीव कर रहे हैं कि हिज ओल्ड एज लीव हिम विद वेरी लिटिल टाइम टू सिक्योर हिज फैमिली फ्यूचर। तो जो कि वो कितने साल के हो गए, देखो 61 year old वो हो चुके हैं, एंड जो उनकी बुढ़ापा है, जो तरीके से उनकी ओल्ड एज है, अब उनके पास उतना समय नहीं है कि वो और ज्यादा अपनी फैमिली फ्यूचर के लिए सिक्योर कर पाए, ठीक है। तो उनके वर्ड्स ये रिवील कर रहे हैं कि वो चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए और ज्यादा फाइनेंशियली उनको स्टेबल करना, और ज्यादा अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए अर्न करना, बट बिकॉज उनकी एज इतनी ज्यादा हो चुकी है, अब वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, however, this emotional justification hide the moral crime he committed by knowing allowing defective airplane parts to be sold during the war. अब इसलिए आपको, अब इस लाइन का मतलब जानने के लिए आपको उसका पूरी जो लाइन है ना वो पढ़ी होनी इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे वो एक फीलिंग जो है हाइड कर रहे हैं। क्या फीलिंग हाइड कर रहे हैं कि जो उन्होंने क्राइम किया किस टाइम पे, जब वॉर चल रहा था, ठीक है, तो उन्होंने डिफेक्टिव एयरप्लेन के पार्ट्स बेचे टू अर्न प्रॉफिट। तो ये चीज वो हाइड कर रहे हैं, एक तरीके से अपनी लाइफ का नेगेटिव पार्ट जो है वो हाइड कर रहे हैं। The audience understand that Joe is trying to defend his action rather than accept responsibility. His concern for his family become an excuse for unethical behavior. तो अब ऑडियंस क्या यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए, जो क्या कर रहे हैं कि जो अपना नेगेटिव एस्पेक्ट है लाइफ का उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के नाम पे। सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, ये कोट जो कोटेशन है ये इलिस्ट्रेट करती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली लॉयल्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हर एक नागरिक की अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उन्होंने डिफेक्टिव पार्ट्स क्यों बेचे वॉर के टाइम पे। तो मिल ने आर्ग्यू किया कि पर्सनल सक्सेस कैन नॉट जस्टिफाई एक्शन दैट हार्म सोसाइटी। तो आर्थर मिलर बोलते हैं कि एक पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे किसी की ग्रीड, ठीक है, लालची तो था उसे, जब भी तो उसने डिफेक्टिव पार्ट्स बेचे, तो वो नेगेटिव एक्शंस, ठीक है, सोसाइटी को जो हार्म करने के लिए जो एक्शंस किए गए हैं, वो कहीं भी जो लॉयल्टी है, ठीक है, या जो वो बोलना चाह रहे कि मैं अपनी फैमिली के लिए उतना नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था, तो ये चीजें कहीं भी जस्टिफाई नहीं करती हैं, ठीक है। Joy ultimately realizes that the dead pilot were also his son, leading to his tragic end. This play teaches that every individual has a moral responsibility towards the larger community. तो जो ने अल्टीमेटली क्या रियलाइज किया कि जो डेड पायलट्स थे, ठीक है, वो भी उनके बेटे की ही तरह थे, है ना, जैसे उनका खुद का बेटा वो भी किसी ना किसी के बेटे होंगे। तो उसकी ये जो पूरा रियलाइजेशन है कि जो ने रियलाइज किया कि उनकी एक गलती की वजह से कैसे जो उन्होंने फेक पार्ट्स बेचे, कैसे पायलट्स की डेथ हो गई। एंड ये पूरा प्ले हमें क्या बताता है, हर एक पर्सन की इंडिविजुअल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि वो फेक चीजें ना, जो ऐसी चीजें जो सोसाइटी को हार्म करेंगी, चाहे वो अपना हार्म हो हमारा, चाहे वो लोगों के लिए हो, तो इस टाइप की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अपने देश के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। नेक्स्ट, who are friends and who enemies on the agony of a long battle, but I will fight on to the end alone. तो ये लाइंस ली गई हैं द ट्रायल ऑफ डेरिन के माथी। अब यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको वर्क याद रखना पड़ेगा, है ना, जब आप कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप ये जो लाइंस उठाई गई हैं इनको पता होना चाहिए कि हाँ ये कहाँ लिखी हुई है ना, किस प्ले की ये लाइन है बेसिकली। अब यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं थॉट ऑफ दिदिन के माथी, द केनियन फ्रीडम फाइटर। तो ये कौन थे, केनियन फ्रीडम फाइटर थे ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजमेंट। तो जब वो जेल के अंदर थे तब उन्होंने क्या चीजें कही हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, किमाती रिफ्लेक्ट अपॉन द अनसर्टेनिटी एंड लॉनलेस एक्सप्लेन बाय रेवोल्यूशनरी लीडर। तो जेल के अंदर जो वो लॉनलेस अकेलापन महसूस कर रहे थे वो उन्होंने बताया है कि कैसे जब हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो जो लॉयल सपोर्टर्स हैं और उसी देश के अंदर जो छुपे हुए एनिमीज हैं उनको डिस्टिंग्विश करना, उनमें फर्क करना कितना ज्यादा
एक तरीके से इजी नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज colonial ऑपरेशन हैज क्रिएटेड फियर एंड betrayal among the people। क्योंकि जो colonial ऑपरेशन है, colonial ऑपरेशन का मतलब क्या है, जब कोई एक डेवलप्ड नेशन किसी छोटी कंट्री को जो वीक है उसको अपनी कॉलोनी बना लेता है। तो कैसे colonial ऑपरेशन ने पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे दहशत का माहौल, डर का माहौल बना रखा था, जिस वजह से खुद के देश के लोग ही क्या कर रहे थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट कर रहे थे और अपने ही लोगों को धोखा दे रहे थे। तो इसलिए क्या बताया है कि मैथी ने कि अच्छे लोग और बुरे लोगों में डिफरेंस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब अकेलेपन के बावजूद भी किमाती ने सरेंडर करने से मना कर दिया और वो फाइट करते रहे अपने देश के लिए, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दी थी कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो केन्या के स्ट्रगल के लिए लड़ेंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है नॉट ओनली हिज फिजिकल लोनलेस कि कैसे वो अब लोनली फील कर रहे हैं, बट उनकी मॉरल करेज कि कैसे वो अपने देश को आजाद करने के लिए दृढ़ है बिल्कुल एकदम, है ना, वो अपने जो डिसीजंस है उनसे पीछे नहीं हट रही। सिग्निफिकेंस क्या है, ये पैसेज हमें फ्रीडम बताता है, रेजिस्टेंस बताता है अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, सेक्रीफाइस बताता है कि माथी का करेज, उनका साहस और उनके देश के प्रति उनकी देशभक्ति। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट द हेल डू यू मीन यू डिड इट फॉर मी, डोंट यू हैव अ कंट्री, यू आर नॉट इवन एन एनिमल, नो एनिमल किल्स हिज ओन। तो ये वर्ड्स बोले गए हैं क्राइस केलर के द्वारा टू हिज फादर, ठीक है, जो केलर। तो क्राइस केलर ने अपने फादर को बोला है ये वाले वर्ड्स, एंड किस वाले वर्क में, ऑल माय सन्स, जो हमने पहले आपको बताया ना कि कैसे जो केलर थे उन्होंने डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट सिलेंडर सप्लाई की वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पीरियड में। ये उसी वर्क का दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरी लाइन्स है ये। एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे, जो क्रिस केलर है वो जॉ केलर का बेटा है, ठीक है। अब वो अपने फादर की जो ये नेगेटिव एस्पेक्ट जिसको वो हाइड करना चाह रहे थे, अभी हमने जो प्रीवियस पढ़ा, ठीक है, उसको हाईलाइट करते हुए बोल रहा है कि क्रिस ने जो उनके जो फादर है क्लेम दैट एवरी इलीगल एक्ट वाज कमिटेड फॉर द फैमिली बेनिफिट, कि जो उनके फादर बोल रहे हैं कि जो भी मैंने इलीगल चीजें की, जो ये सिलेंडर बेच के, वो मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए किया, जिससे मैं अपनी फैमिली का बेटर फ्यूचर जो है देख सकूं। तो जो क्रिस है वो रिजेक्ट कर रहे हैं अपने फादर के क्लेम को कि भाई तुम अपनी गलतियां छुपा रहे हो फैमिली के ऊपर डाल के इस बात को, बल्कि तुम्हें लॉयल रहना चाहिए था अपनी फैमिली के लिए भी एज वेल एज अपने देश के लिए भी, ठीक है। तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो जो इनोसेंट सोल्जर्स मारे गए हैं, पायलट्स मारे गए हैं उनके लिए। तो उसने बोला है कि नो एनिमल किल हिज ओन, यानी अपने ही देश के लोगों को मारना है ना, बिट्रेल करना एक तरीके से, तो ये कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिविजुअल एक्शंस हैव सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये पूरा जो कोटेशन है हाईलाइट करता है कि इंडिविजुअल एक्शंस हैव सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि हर एक पर्सन की जो एक्शंस है सोसाइटी में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आर्थर मिलर ने स्ट्रेस दिया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कि हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिविजुअल लेवल पे भी, अपनी फैमिली के टुवर्ड्स, एंड हम ये कह सकते हैं स्टेट लेवल पे भी अपनी कंट्री के टुवर्ड्स, ठीक है। लास्ट पार्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द वुमेन पर्सपेक्टिव इन हाफ वे हाउस। तो हाफ वे हाउस एक लैंडमार्क मॉडर्न हिंदी प्ले है, ठीक है, जो बताता है अर्बन मिडिल क्लास स्ट्रगल। अब ये प्ले मेनली रिफ्लेक्ट करता है एक्सपीरियंस ऑफ सावित्री, ठीक है, whose life represent the condition of many women trapped in unhappy marriages। तो सावित्री जो है प्ले था जिसमें, ठीक है, जिसमें सावित्री मेन कैरेक्टर थी, जिसमें उस पूरे प्ले में बताया जा रहा है कि कैसे बहुत सारी जो वुमेन्स हैं अर्बन मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर बहुत ज्यादा अपने आप को ट्रैप फील करती हैं, अनहैप्पी मैरिजेस में है, पेट्रियार्की है बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे वुमेन्स पर्सपेक्टिव बताया गया। पहले ही बात बताई गई सर्च फॉर आइडेंटिटी। सावित्री जो है वांट्स टू रिस्पेक्टेड एज एन इंडिविजुअल रेदर देन मेरेली एज अ वाइफ एंड मदर। तो सावित्री चाहती है कि उसको खाली एज अ वाइफ एज अ मदर ना देखा जाए, बल्कि उसको इंडिविजुअल लेवल पे भी रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है। सेकंड, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो क्या है, सोल प्रोवाइडर है फैमिली की, बिकॉज हर हस्बैंड महेंद्र नाथ इज अनएम्प्लॉयड एंड इररिस्पॉन्सिबल। जो उनके हस्बैंड है महेंद्र नाथ, वो अनएम्प्लॉयड भी है और इररिस्पॉन्सिबल भी है, तो इसलिए जो पूरी फैमिली है वो खुद चला रही है, तो उनके ऊपर क्या है, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, डिसैटिस्फिकेशन इन मैरिज। तो सावित्री क्या है, अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वीक है, इंडिसिसिव है एंड अनएबल टू फुलफिल हिज ड्यूटीज। अपनी जो ड्यूटीज है जैसे कि नौकरी पे जाना, है ना, ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर मेल जो है काम करते हैं,
ठीक है। हालांकि मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करती, 50-50 भी, बट ये नहीं है ना कि बर्डन आप किसी पर्टिकुलर पर्सन पे शिफ्ट कर दो। आप भी कमाओ, जो उनकी वाइफ है वो भी कमाए। क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की, तो ये प्ले एक्सपोज करता है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है, उसको एक्सपोज करता है। नेक्स्ट, अब सावित्री क्या है, यूनिवर्सल वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही है, कैसे वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद चला रही है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है अपनी फैमिली को। नेक्स्ट, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ क्रिस केलर, तो जो हमने ऑल माय सन्स में देखा सेंट्रल कैरेक्टर क्रिस केलर का, उसको डिस्क्राइब करो। तो कैसे क्रिस जॉ का बेटा होने के बावजूद भी जो उसकी नेगेटिव पॉइंट है, जो उसने नेगेटिव चीज की, उसको एक्सपोज कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, वो बता रहा है अपने फादर को कि आपने गलत किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस है वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट इंसान है, आइडियल है, एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी समझता है। ठीक है, कैरेक्टर स्केच देखेंगे हम। पहला आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी है, जस्टिस ट्रूथ और ऑनेस्टी की बात की है। ठीक है, लविंग सन, इनिशियली क्राइस्ट रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट हिज फादर, तो स्टार्टिंग में वो अपने फादर को रिस्पेक्ट करता था, ट्रस्ट करता था। इवन वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जो कलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इतने सारे लोगों की डेथ के लिए। ठीक है, थर्ड, मॉरल करेज हमें इसमें देखने के लिए मिलती है, कैसे उसने साहस के साथ अपने फादर को क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट, सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे वो अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टुवर्ड्स ओनली फैमिली बट सोसाइटी, अपने देश के लिए समझता है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, क्रिस एक्सपीरियंस ग्रेट पेन आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रूथ, क्रिस को पेन हुआ जब उसको समझ में आया कि उसके फादर ने ये चीजें की हैं, बट स्टिल वो अपने फादर के अगेंस्ट रहा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने उस चीज को हाइड कर लिया, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मेल एज अ विक्टिम ऑफ सोसाइटी विद रेफरेंस टू हाफ पे हाउस। तो हाफ पे हाउस मेनली फोकस करती है वुमेन प्रॉब्लम पे, जैसे हमने सावित्री का देखा। बट अब हम यहाँ क्या देखेंगे, मेल कैरेक्टर भी सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फेलियर एंड चेंज इन फैमिली रिलेशन। अब यहाँ पे हमें मेल पार्ट बताना है, फीमेल पार्ट हमने सावित्री वाला बता दिया। अब मेल कैसे विक्टिम है, तो महेंद्रनाथ क्या है, अनएम्प्लॉयड है, फाइनेंशियली वो अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सोसाइटी देखते हो ना, आपके मेल्स को भी ताने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है खाली फीमेल्स ही ताने खाती है, मेल्स को भी ताने पड़ते हैं जब वो अपनी फीमेल जो सॉरी वाइफ के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियली। लॉस ऑफ आइडेंटिटी, तो वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो खोता जा रहा है, इसी की वजह से वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं फील कर पाता है। थर्ड, इकोनॉमिक प्रेशर्स है उसके ऊपर। तो ये प्ले पोर्ट्रे करता है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी मेंस को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, उनकी डिग्निटी सोसाइटी के अंदर, रिस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर अफेक्ट होती है। कहते हैं ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। नेक्स्ट, इमोशनल आइसोलेशन, तो मेल कैरेक्टर क्या है, अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन ओपनली। जरूरी नहीं है कि वो जो है काम करना ना चाह रहा हो सकता है, ऐसे काम ना मिल रहा हो। ठीक है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अकेला पड़ता जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन उसकी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, सोशल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि मैन जो सक्सेसफुल बने, पावरफुल बने, पर जब वो फेल कर जाते हैं तो विक्टिम बन जाते हैं रिडिक्यूल एंड रिजेक्शन के। ठीक है, इसका थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल माय सन्स। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ऑल माय सन्स पे ही कितने ज्यादा क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर दिसंबर वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑल माय सन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से इस प्ले को पूरा पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन क्या है इसमें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल थीम है ऑल माय सन्स की, जहाँ पे मिरर आर्ग्यू कर रहे हैं, आर्थर मिरर आर्ग्यू कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है की जो एक्शंस है वो सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। थीम क्या है इसकी, जो कलर क्राइम्स, जो ने जो क्राइम किया मैंने आपको बता दिया। फैमिली वर्सेस सोसाइटी, कि कैसे जो है अपने क्राइम को हाइड कर रहे हैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हुए। थर्ड, क्राइस्ट के लव यू, कि क्राइस्ट कैसे आपने पूरी सोसाइटी के लिए, ठीक है, अपने फादर के अगेंस्ट चला गया। मॉरल अकाउंटेबिलिटी, जो इनिशियली रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट लेटर ऑन जो को रियलाइज हो जाता है कि उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई। ठीक है, ट्रैजिक एंडिंग क्या होती है इसकी, जो रियलाइजेशन ऑफ गिल्ट, जो इतना ज्यादा गिल्ट में चला जाता है कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है। तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल एंडिंग है इस प्ले की। कमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन द ट्रायल ऑफ दिदन किमाथी, किमाथी वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क लगा लो। द ट्रायल ऑफ दिदन किमाथी प्रेजेंट टाइम इन सिंबॉलिक एंड नॉन लीनियर मैनर, द प्ले कनेक्ट द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो यहाँ पे हम टाइम का जो है एक फीचर देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा प्ले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कनेक्ट कर रहा है। कहा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को केन्या स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थी। ठीक है, तो हिस्टोरिकल टाइम में बताया जा रहा है कि कैसे केन्या एक कॉलोनी बन गया था। ठीक है, अब इसीलिए कौन सा मूवमेंट हुआ, माओ माओ मूवमेंट हुआ,
नॉन लीनियर स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि इवेंट्स मूव बिटवीन मेमोरीज, फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट सिचुएशन इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे इवेंट्स को किस टाइप से दिखाया गया है, लोगों की यादें, ठीक है, लोगों को जो चीजें याद है, फ्लैशबैक, पुराने टाइम पे उनके साथ क्या हुआ, प्रेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी नहीं फॉलो की गई है कि भाई केन्या की हिस्ट्री क्या थी, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, नहीं, बल्कि इमोशन फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया गया है, जिससे जो सस्पेंस है वो क्रिएट हो लोगों की, लोग जब देख रहे हैं प्ले को। नेक्स्ट सिंबॉलिक टाइम, किमाती के स्ट्रगल को दिखाया गया है, नॉट ओनली हिस्टोरिकल मूवमेंट बट एवरी फाइट अगेंस्ट ऑप्रेशन, कि कैसे किमाती अलोन फील कर रहे थे बहुत ज्यादा, स्टिल वो क्या चाहते थे कि उनकी जो कंट्री है वो फ्री हो। Collective experience, time belongs to the people rather than one individual. The sacrifice of the past inspire future generation. तो देखो, टाइम जो है लोगों को बिलोंग करता है rather than one individual, ठीक है। कैसे, अब हम ये देखेंगे। देखो, जब भी फ्रीडम स्ट्रगल होता है तो आज के टाइम पे भी हम महात्मा गांधी को याद करते हैं ना इंडिया में, तो ऐसे ही किमाथी को याद किया जाता होगा केन्या में, है ना, कि उन्होंने कैसे पास टाइम में लड़ाई लड़ी। फिफ्थ, टाइमलेस मैसेज, जो फ्रीडम का मैसेज है, जो थीम है, जस्टिस रेजिस्टेंस रिमेन रिलेवेंट बियॉन्ड द हिस्टोरिकल पीरियड। कितनी भी सेंचुरीज पास ऑन हो जाए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम याद करते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट मैं एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगी कि मैं 3 क्वेश्चन पेपर्स तो करा दूं और डिटेल आंसर ऐसे ही। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को आप पढ़ के जाओ, और मैं बोलूंगी कि इसको हिंदी में आप हर एक प्ले को समझो और हिंदी में ही जो है लिख लो, ठीक है, और उसको फिर आप ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में जो है जैसे भी आप फॉर्म कर पाओ आंसर स्ट्रक्चर, उसको आप एग्जाम में लिख देना। यही एक बेटर वो है। और यहाँ पे तो रट्टा आपको लगाने पड़ेगा कि मान लो कि भाई किसने कौन सी चीजें लिखी है, मान लो द ट्रायल ऑफ दिदिन के माथी में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, इस टाइप से तो आपको फैक्ट्स रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात तो हो नहीं रही है, एक हम प्ले को डिटेल में समझ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द पीडीएफ, जॉइन टेलीग्राम। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है, पंखा ऑफ कर करके वीडियोस बनानी पड़ती हैं जिससे साउंड प्रॉब्लम ना हो।